चैप्टर 10 और पार्ट 1 इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मीडियम, राइट। एमपी बोर्ड क्लास 12th। चैप्टर है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। बेटा सबसे बड़ी चीज, चैप्टर 9 नहीं है, चैप्टर 8 है रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। और चैप्टर 9 इस साल 2021 के सिलेबस में नहीं है। फिर सीधे आता है चैप्टर 10 सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखो बेटा, पहली चीज तो ये, इस चैप्टर में हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। उसका रीजन ये है कि ये डिमांड, हमने जो डिमांड पढ़ा था ना, सेम उसके जैसा ही है। मतलब थोड़ी लॉजिक चीजें अलग होती हैं, बट कॉन्सेप्ट पूरे वैसे ही चलेंगे, है ना। तो पहले हम समझेंगे सप्लाई, फिर लॉ ऑफ सप्लाई को समझेंगे। भाई सप्लाई का मतलब है वो क्वांटिटी जिसको एक प्रोड्यूसर या सेलर किसी रेट पर बेचने के लिए तैयार है, राइट। अब जैसे कि डिमांड में हमने देखा था, डिमांड जब एक कंज्यूमर डिमांड करता है तो वो क्या बताता है कि कितनी उसको क्वांटिटी चाहिए, और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि किस रेट में चाहिए, राइट, है ना। तो वो क्वांटिटी के साथ साथ क्या बताता है, प्राइस भी बताता है, राइट, कि उसे कितनी क्वांटिटी, कितनी उसकी डिमांड है। सेम ऐसा ही सप्लाई भी ऐसी ही होती है कि जो सप्लायर होता है ना, प्रोड्यूसर, वो कितनी क्वांटिटी में कितनी प्राइस में कितनी क्वांटिटी देने के लिए तैयार है, वो अपनी तरफ से बताता है। ठीक है। अब डिमांड बताने का मतलब ये तो नहीं होता कि उस चीज को खरीद लिया, राइट। वैसे ही सप्लायर जब अपनी इच्छा बताता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बेच दिया, वो रेडी है, आप खरीद सकते हो उस रेट पे तो खरीद लो, राइट। उसी तरह से डिमांड वाला भी बोलता है भाई इस रेट पर मुझे इतनी चीजें दे दो, यदि आप दे सकते हो तो मुझे दे दो, राइट। तो सेम सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि यहाँ पर सप्लाई का मतलब होगा एक पर्टिकुलर फिक्स रेट पर पर्टिकुलर क्वांटिटी, कि भाई इस रेट पर इतनी क्वांटिटी में सप्लाई मतलब देने के लिए तैयार हूं, उसको हम बोलेंगे सप्लाई। ठीक। सप्लाई refers to the quantity of a commodity that a seller is willing to sell, बेचने के लिए तैयार है, इच्छा रखता है, at different prices during the given period of time। किसी समय तो हमेशा हमारे एक फिक्स ही चलेगा कि भाई इतने समय में। जैसे कि सब्जी मार्केट में आप जब जाते हो तो क्या होता है, सब्जी मार्केट में वो सप्लायर मतलब सब्जी बेचने वाला आपको एक रेट बताता है कि भैया मैं इतने में बेचने के लिए तैयार हूं, राइट, और उसके पास में कुछ क्वांटिटी होगी, राइट। कभी कभार देखो वो रेट भी अलग अलग बताता है कि आप यदि 1 किलो लोगे तो 60 रुपए का, 2 किलो लोगे तो 50 रुपए किलो। अलग अलग रेट पर अलग अलग क्वांटिटी बताता है, और वो आज के लिए बोल रहा है, कल के लिए नहीं बोल रहा है। अब कल आके दूसरे दिन बोलो क्यों भैया कल तो आप 60 दे रहे थे, अब 80 दे रहे हो, तो बोलेगा वो कल का रेट था साहब, आज का तो ये है। क्लियर। तो टाइम पीरियड को ध्यान रखना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स सप्लाई रेफर्स टू होल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। क्वांटिटी है, सिंपल सी बात, सप्लाई का है, क्वांटिटी है। ठीक है। It should be kept in the mind that supply is a desired quantity। एक क्या है, डिजायर क्वांटिटी है। It is the quantity that the producer are willing to sell and not what they actually sell। Actual sell नहीं है ये वो चाहता है कि भैया इतने में तुम मेरी इतनी क्वांटिटी खरीद लो। अब डिमांड वाले को लगेगा तो वो खरीद लेगा, अदरवाइज सप्लाई तो इतनी हुई, इतने रेट पर इतनी सप्लाई हुई। ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। देखो आपको एक यहाँ पर एक ये पेज नंबर 2 पर राइट हैंड पर ऊपर कॉलम में दिख रहा होगा, नहीं यार यहाँ पर नहीं, हाँ नीचे सप्लाई शेड्यूल दिख रहा होगा, है ना, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो क्या हो रहा है, 20 रुपए पर 50 क्वांटिटी सप्लाई करना जा रहा है, राइट। तो 50 क्वांटिटी को अपन क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। ठीक।
और आज ही के दिन इसके अलग अलग रेट पर अलग अलग सप्लाई है। तो इन टोटल ये जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई दी हुई ना, इनका टोटल जितना लगा देंगे वो आज की टोटल सप्लाई होगी। तो सप्लाई में ये डिफरेंट रेट पर अलग अलग जितनी भी क्वांटिटी आ रही है इन सबका टोटल है, और क्वांटिटी सप्लाई में पर्टिकुलर रेट पर वो क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर है ना? सेम डिमांड जैसा बेटा। मार्केट, इसमें क्वांटिटी सप्लाई के बाद में आता है इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब एक प्रोड्यूसर एक सेलर जो अपनी क्वांटिटी बता रहा है, जो सप्लाई बता रहा है, वो हो गया इंडिविजुअल। मार्केट का मतलब हो गया मार्केट में जितने भी सप्लायर मौजूद हैं, प्रोड्यूसर मौजूद हैं किसी कमोडिटी के, उन सबका टोटल मार्केट सप्लाई। मैं रीड करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब इजी पॉइंट है, राइट। डिफरेंट बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो भैया स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस। स्टॉक का मतलब होता है कि अभी उसका जो उसने माल गुड्स जो रेडी करके रखा हुआ है, उसके बारे में उसने कोई रेट, उसका भाव, उसकी कीमत फिक्स कर, मतलब अभी फिक्स किया ही नहीं है। देखो आप देखते होंगे किसान लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, राइट, वो उसको स्टोर कर लेते हैं, फिर उसमें से कुछ हिस्सा वो मंडी में लेके आते हैं, राइट। तो जो वो मंडी में लेके आए हैं और जिसको उन्होंने बेचने के लिए वो तैयार है, विलिंगनेस है ना, इच्छा है, और उसका कुछ रेट बता रहे हैं, वो हो गई सप्लाई। पर जो घर में रखा हुआ है और जिसके बारे में अभी उन्होंने कीमत तय नहीं कर रखी है ना, और अभी उसको बेचना नहीं चाहते, वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। क्लियर? यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफरेंस को क्लियर करा गया है बेटा, इसको रीड करके देख लेना, इजी गोइंग है, एग्जांपल भी। डिफरेंट बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई मैं समझा चुका हूं। क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी, और सप्लाई का मतलब क्या होगा, डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी का टोटल। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, डिफरेंट बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। आप जानते हो अच्छे से। सप्लाई शेड्यूल, जैसे मांग का शेड्यूल था वैसे ही यहाँ पर सप्लाई का शेड्यूल है, कोई अलग नहीं है। टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। ये सब समझने से पहले हम सीधे समझेंगे सप्लाई फंक्शन पर, ठीक। पेज नंबर 3, सप्लाई फंक्शन मिल गया बेटा। सप्लाई फंक्शन का मतलब होता है, जैसे कि डिमांड फंक्शन था, राइट, वैसे ही सप्लाई का फंक्शन है कि भाई सप्लाई किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो क्या हो गया, सप्लाई फंक्शन। तो ये एस जो लिख रहा है आपको दिख रहा है, सप्लाई ऑफ एक्स, कोई भी प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है एक्स, उसकी सप्लाई किस पर डिपेंड करेगी, फंक्शन ऑफ इन चीजों पर, ठीक है। तो सबसे पहले है प्राइस ऑफ एक्स। तो सप्लाई डिपेंड करती है उसकी प्राइस पर, उस गुड्स की प्राइस पर, पी एक्स, राइट। फिर डिपेंड करती है पी आर, पी आर मतलब रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स तो आप जानते हो, है ना, डिमांड में हम पढ़ चुके हैं, राइट। फिर डिपेंड करती है किस पर, गोल ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज वही कहूंगा जो कि हमने डिमांड में पढ़ी थी, कि किसी भी गुड्स की प्राइस, उसकी खुद की प्राइस मतलब पी एक्स, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, राइट। यही क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई होता है, ठीक है। तो पहले अपन लॉ ऑफ सप्लाई को समझ लेते हैं, फिर बाद में इन चीजों को समझेंगे। तो ये रहा लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है साहब, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। ये जितने भी सारे फैक्टर्स हमने देखे ना, इनको सबको आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, इनका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ इफेक्ट होना चाहिए तो किसका होना चाहिए, उस गुड्स की प्राइस का। तो यहां पर हमने
लॉ ऑफ सप्लाई ये है। नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 4 पे ग्राफ में देख के मैं एक बार समझा देता हूं, फिर हम इसको रीड करके देख लेंगे। तो प्राइस आप देखोगे शेड्यूल में कि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 20 रुपए पर 50, 30 पर 100 और 40 पर 200। इसको उल्टा देखेंगे तो क्या दिखेगा, 40 पर 200, 30 पर 100 और 20 पर 50। कहने का मतलब यदि किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। या सप्लायर ये कह सकते हैं कि बढ़ी हुई कीमत पर ज्यादा क्वांटिटी देने के लिए तैयार है। कम प्राइस पर कम। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये दे रखा है, बहुत इजी ग्राफ है ना। जैसे जैसे आप प्राइस को कम करते बढ़ाते जाओगे क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ये किधर की तरफ जाएगा, अपवर्ड, है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो गया, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। और कौन सा रिलेशन है, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे, पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे, राइट, है ना। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये भी इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर। तो अब इसको हम रीड करके देख लेते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। तो कहेंगे इट स्टेट, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, दैट कीपिंग अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कांस्टेंट, बाकी सबको हम क्या कर दें, कांस्टेंट, द क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज विद द फॉल इन प्राइस। जो सप्लाई होगी, क्वांटिटी सप्लाई होगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी यदि क्या होगा, प्राइस कम होगी। एंड इंक्रीज विद द राइज इन प्राइस, यदि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। लॉ ऑफ सप्लाई डिराइव्स द रिलेशंस शिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये इन दोनों के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। According to this law, quantity supply of a commodity is directly related to the price of the commodity. डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है ना, एमसीक्यू से पूरे बेटा, है ना। द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज विद द फॉल, फिर से वही बात बोली गई है। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया एक शेड्यूल के साथ में। क्वेश्चन बड़ा आईएमपी है, सिंपल सा पूछा जा सकता है। क्या, लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करो, जो भी 4-5 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा मैक्सिमम। शेड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है, राइट, और ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। साहब अजम्पशन क्या हो जाएंगे, अजम्पशन ये हो जाएंगे कि जितने भी इसके डिटर्मिनेंट्स थे, है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। बस उनको सबको हमको क्या लिखना है, कांस्टेंट, 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 रिमेनिंग कांस्टेंट, अनचेंज्ड, बस ऐसा लिखते जाना है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस इन्हीं पर, टॉपिक नंबर 10.4। सर क्या आप कभी इधर कभी इधर कभी इधर करवाते हो बेटा, यदि किताब जैसा ही पढ़ लिया तो फिर मेरी जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी ना। मैं ही तो बता रहा हूं कि पहले कौन सी चीज को पढ़ोगे तब जाके कौन सी चीज समझ में आएगी, तो ये इधर उधर तो थोड़ा सा होना पड़ेगा, है ना। मैंने खूब कोशिश करी थी कि अपने नोट्स को वैसे ही बनाऊं जिस वे में मैं समझाता हूं, पर पॉसिबल नहीं होता है। कुछ चीजें पहले ये समझानी होती है, फिर कुछ वो होती है। ठीक है, चलिए। तो ऑन प्राइस हम समझ चुके हैं, ऑन प्राइस क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक, अब हम आते हैं रिलेटेड गुड्स। तो भैया रिलेटेड गुड्स में सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। द सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी इज इंक्रीज इनवर्स रिलेटेड। याद रखना, रिलेटेड गुड्स में इनवर्सली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का एग्जांपल क्या लें, टी और कॉफी, राइट। तो हम ये कहेंगे कि यदि टी की प्राइस इंक्रीज होगी, राइट, टी की प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉफी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप।
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनवर्स रिलेशनशिप किसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। ठीक है, लिखा है such as the supply of wheat will fall with the rise in the price of rice, है ना। सप्लाई डिक्रीज, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिखा है बेटा क्योंकि इसको हम डिमांड में अच्छे से समझ चुके हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डायरेक्ट रिलेटेड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेटेड होता है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो कार की सप्लाई बढ़ा देंगे लोग। जो कार के मैन्युफैक्चरर हैं वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की सोचेंगे। उसका रेट भले से कम होगा, हम उसके रेट, कार के रेट की बात नहीं कर रहे। हम तो ये देख रहे हैं कि यदि पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी, किसकी, कार की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे मैन्युफैक्चरर। ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, याद रखना है सब्स्टिट्यूट में सप्लाई का रिलेशन इनवर्स है और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, गोल ऑफ द फर्म, भाई उस फर्म, उस बिजनेस, उस कंपनी है ना का टारगेट क्या है। यदि कंपनी का टारगेट है नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करना, मतलब वो कई कंपनियां क्या होती है, वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होती, वो होती है अपने आप को मार्केट में बड़ा दिखाना कि भैया हम मार्केट में इतने ज्यादा सप्लाई तो हम कर रहे हैं, मतलब हमारा लोग पसंद कर रहे हैं। कई बार आपने एड देखा होगा, है ना, कि इंडिया का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट। तो नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को मार्केट में क्या दिखाना चाहता है, सबसे ज्यादा सेल दिखाना चाहता है। प्रॉफिट सबसे ज्यादा कमा रहा है ये नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा हम सबसे ज्यादा सेलर, सबसे बड़ी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। तो जब ऐसा उसका मोटिव होगा, ऐसा उसका गोल होगा, तब वो कम कीमत पर भी ज्यादा सप्लाई करेगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल करना ज्यादा से ज्यादा। तो कम कीमत पर भी ज्यादा सेल करेगा। पर यदि उसका प्रॉफिट मोटिव है तो बढ़ी हुई कीमत पर ही ज्यादा सेल करेगा। क्लियर। यहां पर आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। With the rise in the price of the factor of production, the cost of production rises. हाँ या ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, which result in decrease in supply, क्योंकि भाव ज्यादा, भाई महंगा पड़ेगा ना, कोई चीज महंगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोड्यूसर के लिए कोई चीज को प्रोड्यूस करना महंगा होगा, यदि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम। तो कम मार्जिन में सप्लाई क्या होगी, कम होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा उस मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर कम आए होंगे। देखो बेटा सिंपल सी बात है, यदि किसी चीज में प्रॉफिट है तो तेजी से उस चीज के लिए नई बिजनेस आ जाएंगे। जैसे आप देखो, मान लो मोबाइल का बिजनेस, ठीक, यदि मोबाइल के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो तेजी से क्या होगी, बहुत सारी नई कंपनियां आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब इनका प्राइस स्टेबल हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट, कंपटीशन बढ़ जाएगा और इनके लिए प्रोडक्शन करना महंगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए हैं, महंगे हो गए। तो प्रोडक्शन महंगा हो रहा है तो कम मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन अवेलेबल है, सभी रेट कम से कम ही रखना चाहेंगे कंपटीशन के कारण। और प्रोडक्ट उनका हो गया, कॉस्ट हो गई है महंगी, कॉस्ट बढ़ गई है, पर सेलिंग प्राइस क्या है, स्टेबल है, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट कम होने की वजह से कुछ ऐसी फर्म होगी, कुछ ऐसे कंपनी वाले होंगे जो उतनी कम प्राइस पर सेल नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, मार्केट से हट जाएंगे। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ये हमेशा होता है। कभी भी आप देखोगे किसी भी बिजनेस में जो नया कॉन्सेप्ट आया है तो शुरू में प्रॉफिट ज्यादा होगा, मैंने शायद बताया था, शुरू में प्रॉफिट ज्यादा होगा, सरप्लस, प्रोडक्शन वाले में समझाया होगा मैंने, है ना, सरप्लस प्रॉफिट मिलता है।
क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं होता है। पर जैसे ही उसको देखकर कि भैया इस प्रोडक्ट में क्या है, अच्छी कमाई है, अच्छा प्रॉफिट है, तो दूसरी कंपनियां भी उसमें आ जाती है। अब जब दूसरी कंपनियां आती है तो क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या होता है, वहां पर एक प्राइस में स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब प्राइस फिर उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है ना। और फिर इधर क्या होने लगती है, प्रोडक्शन के फैक्टर क्या होने लगते हैं, महंगे होने लगते हैं। भाई मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाते जाता है, पर प्राइस बढ़ रही है क्या उस प्रोडक्ट की, नहीं, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, कम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और कुछ ही फर्म होती है या बिजनेस होते हैं जो उस कम प्रॉफिट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाती है, बाकी की क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, समझ में आई? जिससे क्या हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, उस कंट्री में, उस बिजनेस में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। यदि टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज की जा सकती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़े या ना बढ़े, सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट। नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्रीज, ये जो अभी मैंने कहा कि जब प्राइस बढ़ी हुई होती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है इस प्रोडक्ट में, तो वहां पर तेजी से क्या होते हैं, फर्म, नए नए लोग उसी बिजनेस को करना चालू करते हैं, राइट। तो ज्यादा फर्म होगी तो सप्लाई भी बढ़ी हुई रहेगी, और फर्म यदि कम हो जाएगी, नंबर ऑफ बिजनेस कम हो जाएंगे, तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस कॉन्फिडेंस या एक्सपेक्टेशन। आपको लगता है कि नहीं भैया अभी रेट भले से कम है और फ्यूचर में और रेट कम हो जाएंगे, तो आप गिरी हुई प्राइस पर भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे। और आपको लग रहा है कि यार रेट अभी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, पर अभी और इंक्रीज होगा, तो बढ़े हुए रेट पर भी आप सप्लाई नहीं करोगे। समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इन चीजों पर बहुत हद तक क्या करती है, इंक्रीज, मतलब कि अफेक्टेड होती है। यदि किसी प्रोडक्ट को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे कि सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है साहब, सब्सिडी होता है किसी चीज में गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, अपनी तरफ से पैसा देती है। कुछ जरूरी चीजें, जैसे जैसे कि हम जो शुगर बोलते हैं ना, ये शुगर फैक्ट्रीज को ये बहुत महंगी होती है, पर हमारे लिए ये क्या होती है, सस्ती होती है। क्यों? मान लो कि अभी रेट चल रहा है, कितने का रेट चल रहा है, किसी को मालूम है? हाँ, 30, 35, 40, 35 चल रहा है। मान लो कि शुगर फैक्ट्री को ये 38 की पड़ रही है, कितने की, बनाने में कितने की पड़ रही है, 38 की, पर ये बेच कितने रहे, 35 में। ये 3 रुपए का घाटा क्यों खा रही है शुगर फैक्ट्री? वो घाटा नहीं खा रही है, गवर्नमेंट उनको 3 रुपए देती है, जिसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी बोलते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो भी सप्लाई को अफेक्ट करेगी। यदि मान लो, आपने सुना होगा, न्यूज में ध्यान देते हो तो सुना होगा कि यूपी में काफी शुगर फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। क्यों गई थी? इसी वजह से कि भाई वो प्रोडक्शन कर रहे थे 36 रुपीज में, 38 में, और मार्केट में रेट क्या है, 35। तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। पर गवर्नमेंट जब यूपी में, अभी योगी जी की जब गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है 3 रुपए की सब्सिडी हम देंगे, आपको शुगर का प्रोडक्शन कंटिन्यू करो। तो सप्लाई बढ़ गई ऑटोमेटिक, कम रेट पर भी सप्लाई बढ़ गई। क्लियर? लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर पहले वाले पेजों पे देखेंगे। तो बेटा ये सब शेड्यूल वगैरह मेरे को पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना, है ना, इंडिविजुअल शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल, ठीक है ना, ये बिल्कुल डिमांड जैसे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आता है अजम्पशन। अजम्पशन हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, कि भैया सभी को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। कॉजेस फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। साहब लॉ ऑफ सप्लाई होता क्यों है, मतलब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई में जो हो रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन IMPA आराम से पूछा जाता है।
तो भैया कारण इसका यह है कि सबसे पहला है प्रॉफिट मोटिव, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा तो क्या होगा, तेजी से नई कंपनियां आ जाएगी, तेजी से नए लोग आ जाएंगे उस चीज को सप्लाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, है ना। जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि जिस साल प्याज ऑनियन का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, उसके ठीक नेक्स्ट सीजन में आप देखना प्याज ऑनियन की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछले साल ज्यादा रेट था तो ज्यादातर किसानों ने क्या सोचा, अरे प्याज में अच्छी कमाई है, प्याज लगाओ, तो धनाक से सप्लाई बढ़ा देते हैं, उससे धनाक से प्राइस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गया है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई। ये अगला चैप्टर आएगा जिसमें हम समझेंगे इसको। तो जहां प्रॉफिट है, जिस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, उसके नए बिजनेस, नई कंपनियां आ जाएगी और सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ज्यादा रेट पर ज्यादा सप्लाई। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, फिर से वही बात है, हायर प्राइस जनरली इंप्लाई अ हायर प्रॉफिट मार्जिन। ज्यादा क्या हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है, ज्यादा रेट होता है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा नई कंपनियां आ जाती हैं। ठीक है, ये वही प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड है। रिडक्शन इन सप्लाई, सॉरी रिडक्शन इन स्टॉक, मतलब किसान लोग वाला एग्जांपल दिया था मैंने, वो रेट को बढ़ने का इंतजार करते हैं और जब रेट बढ़ेगा तभी क्या करते हैं, अपने स्टॉक को निकालकर सप्लाई के रूप में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपने स्टॉक को रिड्यूस कर लेते हैं, सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई हो जाती है। ठीक है बेटा। अब एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, अपवाद, अपवाद का मतलब क्या हुआ कि भैया कब ऐसा होगा जब लॉ ऑफ सप्लाई काम करना बंद कर दे। मतलब सर, मतलब कि जब रेट बढ़े कमोडिटी का तो सप्लाई कम हो जाए, उल्टा हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। ठीक, कब होगा, एग्रीकल्चर गुड्स में ऐसा होता है। आप देखो शाम को मंडी 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 में शाम को जाना, सब्जी मंडी में सुबह और शाम दोनों टाइम जाना, सिर्फ रेट पता करके आना। तो सुबह ज्यादा रेट होगा और सप्लाई वो ज्यादा नहीं देगा। आप उसको बोलोगे ना, जैसे मान लो कोई चीज 60 रुपए किलो थी, तो आप उसको बोलोगे 50 में 2 किलो, 50 रुपए के हिसाब से 2 किलो दे दे, बोले नहीं देना, शायद नहीं दे, राइट। और शाम को जैसे आप जाओगे, आप उसको बोलोगे 50 में 2 किलो, तो बोलेगा 3 किलो 4 किलो ये जो रखा है ले जा, है ना, यही बोलेगा ना, ले जा। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि होते हैं पेरिसेबल होते हैं, खत्म होने वाली उनकी प्रकृति होती है। उसको मालूम है कि घर ले जाके क्या करूंगा, ये कल तक तो खराब हो जाएगा, तो वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लॉ ऑफ सप्लाई पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता। पेरिसेबल गुड्स, फिर से वही बात आ गई कि ऐसी चीज जो कि क्या होती है, नष्ट होती है, पेरिसेबल उनका नेचर है, उन पर भी लॉ काम नहीं करेगा। प्राइस कम होने पर व्यक्ति शायद उसकी सप्लाई और बढ़ा दे, क्योंकि वो उसको पूरा उसके स्टॉक को खत्म करने के मोड में है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एक समय बाद खराब हो जाएगा। एंटीक गुड्स, रेयर आर्टिकल्स एंड पेंटिंग, ऐसी चीज जो कि एंटीक है, रेयर आर्टिकल है, जिनकी सप्लाई किसी भी कीमत पे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो उनकी कीमत इसीलिए क्योंकि वो एंटीक है। एंटीक है मतलब कि वो लिमिटेड है, तो उसका रेट कितना भी हो जाए, सप्लाई तो भैया उतनी ही रहेगी, सप्लाई पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब भाई 200 साल पुराना सिक्का, तो वो उतना ही है ना, 200 साल पुराना है इसलिए उतना ही है। अब सोचो कि नहीं यार इसका भाव बढ़ रहा है तो मैं एक और 200 साल पुराना सिक्का बना दूं, तो बना सकता, वो तो आज का हो जाएगा ना भाई, 200 साल पुराना थोड़ी ना हुआ, राइट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, किसानों के साथ ऐसा ही होता है। कपास का रेट, अपने कपास का रेट है ना, बोले 5500 चल रहा है, नहीं अभी और बढ़ेगा, 60 मतलब 5500 के मतलब 6000 का रेट हो गया, बोले नहीं अभी और बढ़ेगा, मतलब प्राइस बढ़ रही पर सप्लाई नहीं बढ़ रही है। फिर वो 6500 हुआ, बोले नहीं अभी और बढ़ेगा। तो कपास इस बार 7000 के भाव तक मैक्सिमम गया है, मालूम है। कुछ अभी भी बैठे होंगे नहीं, पर अब वो गिरेंगे,
क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। ठीक है, तो यहाँ पर काम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से क्या हो जाता है, सप्लाई का लॉ ऑफ सप्लाई बिगड़ जाता है। ठीक है, लेक ऑफ रिसोर्सेस इन अंडर डेवलपमेंट या बैकवर्ड इकोनॉमी जो होती है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती चाहे उसका रेट कुछ भी हो जाए। जैसे साउथ की जो कंट्रियां हैं, साउथ अफ्रीका है ना, वेस्ट इंडीज ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अलग अलग ये जो है ना, यहाँ पर केनिया सुना है बेटा, इतनी बुरी हालत है वहां पर कि वहां प्रोडक्शन ही नहीं होता चीजों का। तो वहां साधन ही नहीं है ना, रिसोर्सेज ही नहीं है प्रोडक्शन करने का, क्या करे, है ना। तुम्हारा रेट भी बढ़ता जाता है, सप्लाई उतनी ही रहती है जितनी है। ठीक है, ठीक है। लेबर मार्केट ये भी गजब का है। लेबर मतलब मजदूर, है ना। मैंने इनको फील किया है, मतलब बकायदा लेबर है ना, उल्टे चलते हैं। यदि इनके ज्यादा पैसा मिल गया ना तो ये आते ही नहीं। मतलब मैं जब थोड़ा समझदार हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, है ना, मैं जब 12th पास कर चुका था या 9th 10th में था, जब चीजों को समझने लगा था, तो मैंने ऐसा पता चलता था कि वो सेठ ने उस मजदूर के 300 रुपए बने, जिसमें से केवल 200 दिए, 100 दिए ही नहीं। तो अंदर से बड़ा सा बुरा लगता था, क्या लोगे यार, 100 रुपए में क्या रोक के कर लेगा, देना तो है, गरीब को क्यों रोक रहा है, मतलब बड़ा अंदर से दुख होता था। पर एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैंने किसी लेबर को, कोई 2-3 दिन का काम था, बुलाया, 300 रुपए दिन पे बात हुई, पर वो समझ गया कि ये आदमी बेवकूफ है। इसको अनुभव नहीं है लेबरों से बात करने का। मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ, चाय भी पिला रहा हूँ, पानी भी पिला रहा हूँ। मकान में ये जो डोर लगाने का काम करने वाला, तो उन्होंने बोला भैया, जब पेमेंट की बात आई तो मैंने 300 रुपए दिए, तो वो समझ गया कि ये 300 दे रहा है, मतलब ये ना लायक आदमी है ना। तो उन्होंने बोला भैया आज मेरे को बहुत जरूरत है, मेरे को 500 दे दो। मैंने बोला ठीक है यार, काम तो यही करेगा, दे दो, क्या फर्क पड़ता है, दे दिए। दूसरे दिन भाई आया ही नहीं। पता करा तो भैया टुन्न पड़े बोले क्योंकि 2 दिन का उनके पास पैसा आ चुका था, 2 दिन का राशन आ चुका था उनका, 2 दिन का राशन आ चुका था उनके पास। तो पहले वो खत्म करेंगे, फिर तीसरे दिन तुम्हारे पास आएंगे। फिर तीसरे दिन आया भाई, एक दिन छोड़ गया। तो मेरे को जिसने उसका नंबर दिया था ना, उसने मेरे को समझाया, बोले साहब आपने इसको कितने पैसे दिए पहले तो ये बता दो। मैंने 500 दिए। तो कहाँ को आएगा, बोले अभी 2 दिन की पी के खत्म करके आएगा। हकीकत है। और एक बार नहीं, ये मैंने कई लोगों से पूछा है, तो उन्होंने बताया, है ना, सही है ये। इनका पैसा रोकोगे तभी ये दूसरे दिन आएंगे, हाँ, नहीं तो भैया सीधे गायब हो जाएगा बिल्कुल। तो लॉ, हाँ, ये खेतों में भी ऐसा ही होता है ना, खेत में जो हाँ गायब हो जाते हैं, राइट। तो लेबर मार्केट में ये प्रॉब्लम है। तो लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पर काम नहीं करता कि आप ज्यादा पैसा दे दोगे तो ज्यादा आ जाएंगे, नहीं, भगी जाएंगे, वो उल्टे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें आ रहा है सप्लाई में चेंजेस, राइट। सेम वैसा ही है जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था। सर आज का खत्म ही कर देंगे बिल्कुल, सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर बचेगा इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कल कंप्लीट हो जाएगा। सर इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये सारी चीजें डिमांड में हमने समझी हुई है ना। चलो अब आता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट का मतलब अलग होगा, शिफ्ट का मतलब अलग होगा। तो यह मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व को हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, जो कि किसके कारण होगा, खुद उस गुड्स की प्राइस में चेंजेस होने के कारण होगा। ये देखो लिखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। उसी गुड्स की प्राइस में चेंज होने से किसमें आएगा इफेक्ट, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मतलब वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, जिसको हम एक्सटेंशन या एक्सपांशन बोलेंगे।
या फिर कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, राइट? क्लियर? जैसे का डिमांड में था, राइट? सेम है। क्या जरूरत है यहाँ पर समझने की हमको? देखो ये प्राइस बढ़ते जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। ये देखो ये ग्राफ में ये क्या हो रहा है, ए बी सी जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मूवमेंट हो रहा है उसी कर्व पे। फिर क्या हुआ, प्राइस घट रही है तो सप्लाई भी कम होते जा रही है, तो ये देखो वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक, उसी कर्व पर घूम रहा है, ठीक है। अब आता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। रीड करने की जरूरत तो नहीं थी, है ना, डिमांड से रिलेटेड, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, चेंज इन सप्लाई क्यों होगा बेटा? खुद की प्राइस को छोड़कर किसी भी कारण से क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, देखो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व या चेंज इन सप्लाई, खुद उस गुड्स की जो प्राइस है उसको छोड़कर जितने भी जो फैक्टर थे हमने पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स, है ना, फंक्शन, उनमें जो चेंजेस होगा उसके कारण इस सप्लाई में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहां पर देखो ये आपको समझ में आएगा। और ये शिफ्ट होने से दो चीजें होगी, इंक्रीज इन सप्लाई होगा या डिक्रीज इन सप्लाई होगा। जैसे इंक्रीज इन सप्लाई में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस सेम है, देखो ग्राफ को देखो, प्राइस सेम है, पर क्वांटिटी किसी भी दूसरे कारण से क्या हो गई, सप्लाई बढ़ गई, तो ये क्या हुआ, एस से S1 सप्लाई कर्व हो गया, तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और इसी को हम क्या बोलेंगे, क्या हुई, सप्लाई इंक्रीज हुई, चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई में कौन सा सप्लाई हुआ है, इंक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सटेंशन इन सप्लाई में डिफरेंस है। एक्सटेंशन या एक्सपांशन गुड्स की खुद की प्राइस में चेंजेस होने के कारण होगा, मतलब कि उस गुड्स की खुद की प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा। पर यदि उसकी खुद की कीमत को छोड़ दिया जाए, प्राइस को छोड़ दिया जाए, किसी और उसकी प्राइस क्या है, स्टेबल है, और किसी और कारण से उसकी सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। सर एक एग्जांपल दे जो इंक्रीज इन सप्लाई का किस कारण से होगी। बेटा 10 रुपए का प्रोडक्ट है, उसकी जो प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया, लेबर सस्ती हो गई, या लेबर की बजाय आपने क्या लगा दिया, एक मशीन लगा दी, राइट, तो आपके लिए कॉस्ट क्या हो गई, उस प्रोडक्ट की कम हो गई, तो कम प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई, तो आप सेम प्राइस पर ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हो गए। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक, इसके अलावा डिक्रीज इन सप्लाई क्या हुआ, तो भाई डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब हुआ, नीचे है डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होगा कि किसी और कारण से प्राइस वही है, पर किसी और कारण से सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। सेम एग्जांपल, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाए, महंगी हो जाए, तो वो कम सप्लाई करेगा, कम सप्लाई करेगा तो डिक्रीज इन सप्लाई कहलाएगी, तो कर्व किधर चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ। मुझे बताओ क्या इनको सबको रीड करके बताने की जरूरत है क्या? मेरे ख्याल से ये इजी है, जो कि आप उसमें पढ़ चुके हो। इनके कॉजेस क्या होंगे, कॉजेस इंक्रीज होने के क्या कॉजेस होंगे, तो वो जो फैक्टर था जो हमने पढ़े थे उनको थोड़ा सा दिमाग से आपको समझना पड़ेगा, कि फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना, ये लिखा है ना, कॉजेस किसका, इंक्रीज इन सप्लाई का, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका ठीक उल्टा डिक्रीज का रीजन होगा, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स किसका कारण हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई का। देखो, है ना, मतलब कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई का ठीक उल्टा क्या कर लेना, डिक्रीज का। तो ये कॉजेज हो गए आपके, और कॉजेज क्या करने हैं, प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे उनके सबके बारे में सोचना है।
कि उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। क्लियर? तो यहां पर मेरे ख्याल से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बधाई हो चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर का नाम होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेरे ख्याल से 30-40 मिनट का हद मिनट, इससे ज्यादा बड़ा क्लास वीडियो नहीं होगा। ठीक है, 2 पेज का है, बहुत छोटा सा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।